ध्यान से समझिएगा, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल में क्यों विपक्ष पूरी तरीके से अड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो एक मेजर पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपका एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी एफसीआरए में रजिस्टर्ड था और उस दौरान आपको जो भी कंट्रीब्यूशन मिला, जो भी आपको चंदा मिला विदेश से, उस चंदे से आपने जो भी एसेट संपत्ति बनाई और प्रेजेंट टाइम में आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो इस केस में अब वो प्रॉपर्टी जो आपने बनाई थी वो किसी अदर अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। मतलब अब वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ा चेंज ये गवर्नमेंट करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 में सरकार क्या बदलना चाहती है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 में सरकार क्या बदलना चाहती है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो होने वाला है वो एनजीओ की संपत्ति में होने वाला है, ट्रस्ट सोसाइटी की संपत्ति में होने वाला है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए सर्टिफिकेट है, ध्यान से समझिएगा, अगर आप एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी चलाते हैं और प्रेजेंट टाइम में आपके पास एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, तो समझ लीजिए ये पूरा का पूरा बिल आपके लिए है, पूरा का पूरा बिल आपके लिए है। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी संस्था का एफसीआरए सर्टिफिकेट है और सरकार द्वारा उसको कैंसिल किया जा गया है, संस्था खुद सरेंडर करती है, समय पर रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं देती है, तो इस केस में रिन्यूअल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है या सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो बिल के अनुसार संस्था की फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनी एसेट और संबंधित यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अधीन किया जा सकेगा। सबसे बड़ा अमेंडमेंट यही है। अगर आपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर आप एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी में हैं, तो ध्यान से समझिए, एक बार दोबारा समझिए कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 क्या कह रहा है। अगर आपने अपने एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करा रखा है और उसका रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया जाता है, या आपने एनजीओ ने खुद उसको सरेंडर कर दिया है, या आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन नहीं फाइल किया है, या रिन्यूअल एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाता है, सर्टिफिकेट वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, तो इस केस में आपके द्वारा जो फॉरेन जितनी भी एसेट बनाई गई है, जितनी भी संपत्ति बनाई गई है, वो सारी संपत्ति किसी अदर संस्था को, किसी अदर अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्लियर? चलिए उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल लीजिए। 2 करोड़ का हॉस्पिटल आपने बनाया, एक एनजीओ ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, फॉरेन डोनेशन से 2 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। बाद में एनजीओ का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ, तो प्रस्तावित व्यवस्थाओं में उस हॉस्पिटल पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का कंट्रोल विजिट हो सकता है। मतलब किसी अन्य अथॉरिटी का उस पर कंट्रोल हो सकता है या सरकार द्वारा दिया जा सकता है, ठीक है। अगर बाद में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल रिस्टोर्ड हो जाता है, तो बिल के अनुसार अप्लीकेबल एसेट यूटिलाइजेशन कंट्रीब्यूशन वापस किया जा सकता है, लेकिन प्रेस्क्राइब पीरियड में स्थिति ठीक न होने पर एसेट परमानेंटली वेस्ट हो सकते हैं, परमानेंटली दिए जा सकते हैं। क्लियर? सेकंड अमेंडमेंट जो सरकार करना चाहती है, मिक्स्ड फंडिंग वाली प्रॉपर्टी भी महत्वपूर्ण है। मिक्स फंडिंग मतलब कि जैसे 50% फॉरेन डोनेशन था और 50% आपने खुद लगाया था, 50% फॉरेन डोनेशन था और 50% आपने खुद लगाया था, तो इस केस में क्या होगा? फॉरेन डोनेशन 50%, फॉरेन डोनेशन डोमेस्टिक
ठीक है, 50% से बनी है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी 50-50 में है, मीन्स कि 50% फॉरेन डोनेशन है और 50% डोमेस्टिक डोनेशन पर बनी है, ठीक है, तब भी बिल का प्रपोज्ड फ्रेमवर्क एसेट को डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के विजिटिंग के दायरे में ला सकता है। क्लियर? हालांकि डोमेस्टिक फंडेड पोर्शन को वापस पाने के लिए अलग एप्लीकेशन का रास्ता प्रस्तावित है, यदि यह पोर्शन न हो तो, एक्सट्रिकेबल ना हो तो। इस बिल का सबसे विवादित हिस्सा यही है, ठीक है। नया डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या होगा भैया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की बार बार बात की जा रही है वो होगा क्या? तो सरकार एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का फ्रेमवर्क बना रही है, मतलब कि सरकार एक अलग से कोई संगठन बनाएगी, कोई जिसमें पूरे ट्रस्ट, पूरे सोसाइटी को, जैसे आपका नगर निगम हो गया, आवास विकास हो गया, ठीक है, इस पे क्या करेगी? पूरा कंट्रोल करेगी। एसेट लेना, उसकी देख रेख करना, मैनेज करना, जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर, डिपॉजिट करना, ठीक ना। अस्थायी रूप से वेस्टेज एसेट को पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या सरकार के से संबंधित अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। सेल डिस्पोजल से प्राप्त रकम और यूटिलाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्रेडिट करने का प्रस्ताव भी है। ओके, दूसरा समझिए, अगर पूजा स्थल के लिए अलग प्रोविजन है, मान लीजिए कि आपने जो फॉरेन डोनेशन लिया उससे आपने मंदिर मस्जिद ट्रस्ट बनवाया, ठीक है, मंदिर मस्जिद ट्रस्ट या कुछ भी रिलीजियस आपने बनवाया, ठीक है, तो अगर परमानेंटली वेस्टेड एसेट पूरा या कुछ हिस्सा प्लेस ऑफ ओनरशिप है तो अथॉरिटी को उसका रिजिलियस कैरेक्टर बनाए रखना होगा और उसका मैनेजमेंट प्रेस्क्राइब तरीके से रखना होगा। अगर पूजा स्थल है तो वो पूजा स्थल ही रहेगा, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या कर दी जाएगी? चेंज कर दी जाएगी। एफसीआरए से बाहर निकलना आसान नहीं रहेगा, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी कोई संस्था या एफसीआरए छोड़ना चाहती है तो सर्टिफिकेट सेंडर कर सकती है। समझिए, अगर मान लीजिए कि हमें कि भैया फॉरेन डोनेशन नहीं लेना है यार, तो आप अपना एफसीआरए सेंडर करेंगे और एफसीआरए सरेंडर करेंगे तो क्या होगा? प्रपोज फ्रेमवर्क के में अगर संस्था के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाई गई एसेट है तो सर्टिफिकेट सरेंडर या नॉन रिन्यूअल के बाद उन एसेट पर विजिट प्रोविजन लागू हो सकता है। मतलब वो एसेट आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को ट्रांसफर की जा सकती है, ध्यान दीजिएगा।